दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो राजकुमारों और उनकी सौतेली माँ की बहुत दुख भरी कहानी सुनाऊंगी। कैसे सौतेली माँ ने राजकुमारों की माँ को एक तोता बना दिया और दोनों राजकुमारों को उनके पिता के हाथों मरवा डाला। इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा राज्य करता था। राजा की दो रानियां थीं, बड़ी महारानी और छोटी महारानी। छोटी महारानी अत्यंत खूबसूरत, गुणवान और बहुत ही दयालु थी। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करती थी। वहीं दूसरी ओर बड़ी महारानी छोटी महारानी से कम खूबसूरत थी। इसीलिए वह हमेशा छोटी रानी से जलती थी और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा करती थी। राजा बड़ी रानी से अत्यंत प्रेम करते थे, क्योंकि बड़ी रानी जादू टोना जानती थी और जादू टोना करके वे राजा को अपने वश में करके रखती थी। वे जैसा जैसा कहते राजा बिल्कुल वैसा ही करते। छोटी रानी की तरफ राजा कभी ध्यान न देते। दोनों रानियों को अभी तक कोई औलाद न थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा। छोटी रानी उस महल में सारे काम करती। बड़ी रानी ने नौकरानियों को भी निकाल दिया था ताकि छोटी रानी महल का सारा काम करे। छोटी रानी तब भी कुछ ना कहती। वह खुशी मन से महल के सब काम निपटाती और राजा से अत्यंत प्रेम करती थी। फिर एक दिन पता चला कि छोटी रानी पेट से है। यह बात बड़ी रानी को बिल्कुल अच्छी ना लगी। वह उनके गर्व को गिराना चाहती थी, परंतु उन्हें उचित अवसर ना मिला। फिर 9 महीने बीतने के बाद छोटी रानी ने दो राजकुमारों को जन्म दिया। दोनों राजकुमार भी अत्यंत खूबसूरत थे और सेहत में भी हष्ट-पुष्ट थे। राजा बहुत खुश हुआ कि उनकी औलाद हो गई। राजा ने अपने बेटों का नाम बसंत और शीत रखा। ना चाहते हुए भी राजा का झुकाव छोटी रानी की तरफ थोड़ा थोड़ा होने लगा था। यह बात बड़ी रानी को बिल्कुल ना भा रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दोनों राजकुमार बड़े हो रहे थे। वे अत्यंत खूबसूरत और चुस्त दुरुस्त थे। यह बात भी बड़ी रानी को बिल्कुल अच्छी ना लग रही थी। फिर एक दिन वह छोटी रानी के साथ स्नान करने के लिए नदी के किनारे गई। वहां पर उन्होंने छोटी रानी को लेप लगाने के बहाने उनके मत्थे पर एक दवाई मल दी। देखते ही देखते छोटी रानी एक तोते के रूप में परिवर्तित हो गई और वहां से उड़ गई। महल में वापस आने के बाद बड़ी रानी ने राजा से कहा कि छोटी रानी अचानक से नदी में डूबकर मर गई हैं। इधर छोटी रानी उड़ते उड़ते दूसरे नगर में पहुंच गई और उस नगर के राजा की बेटी ने उस तोते को पकड़ लिया, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर था। राजा की बेटी का नाम वसुंधरा था। वह उस तोते को अपने दोस्त की तरह अपने पास रखती। वह तोता बोलता भी था। वह समझ गई थी कि यह कोई मामूली तोता नहीं है। वह जो काम करती उस तोते से पूछ कर करती थी। इधर बड़ी रानी बहुत खुश थी और दोनों राजकुमार बिल्कुल अकेले पड़ गए।
दोनों राजकुमार बहुत रो रहे थे क्योंकि उनकी माँ उनसे बिछड़ गई थी। अब बड़ी रानी दोनों राजकुमारों को बिल्कुल पसंद ना करती। बड़ी रानी ने राजा को बताया कि वे पेट से हैं। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हो गया क्योंकि इस बार उनकी चहेती रानी उन्हें इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाली थी। राजा ने पूरे नगर को दियों से सजवाया और लोगों में तरह तरह की मिठाइयाँ बांटी और अपना खजाना खोल दिया। लोगों ने दिल खोलकर खजाने को लूट लिया। राजा अत्यंत प्रसन्न था। रानी ने भी 2 बेटों को जन्म दिया। राजा अब बहुत खुश था। फिर बड़ी रानी बसंत और शीत दोनों को रास्ते से हटाना चाहती थी। वे चाहती थी कि उनके बेटे ही राजा के उत्तराधिकारी बने। वे दोनों को रास्ते से हटाने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगी, परंतु उनमें विफल रही। वे शिक्षा में बहुत निपुण थे और कुछ ही समय में उन्होंने सब कुछ सीख लिया। फिर एक दिन जब वे स्कूल से आए तब बड़ी रानी ने उन्हें मारना शुरू कर दिया और गाली गलौज शुरू कर दिया। तब राजा महल में आते हैं और कहने लगते हैं, महारानी क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? तब बड़ी रानी कहने लगी कि बसंत और शीत मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानते। आज मैं इनसे इनकी शिक्षा का परीक्षा ले रही थी, तब इन्होंने मुझ पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मुझे यह बर्दाश्त नहीं। अब मैं जब तक इनके खून से नहा ना लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं। तब राजा कहने लगे, रानी तुम यह क्या कह रही हो? ये दोनों मेरे पुत्र हैं। तब बड़ी रानी बोली, अगर तुम्हें मेरे और मेरे बेटों के साथ रहना है तो तुम्हें बसंत और शीत का खून मेरे लिए अवश्य लाना होगा। मैं उनके खून से स्नान किए बिना शांत नहीं होंगी। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि वे बसंत और शीत को जंगल में ले जाकर उनकी हत्या कर दें और उनका खून लाकर बड़ी रानी को दे दिया जाए। सैनिक बसंत और शीत को जंगल में लेकर गए और सैनिकों के साथ में राजा का सबसे करीबी मंत्री भी गया हुआ था क्योंकि राजा को उस पर ही सबसे ज्यादा विश्वास था। उस मंत्री ने सैनिकों को एक जगह पर रोक दिया और कहा, मैं बसंत और शीत को एक सुनसान जगह लेकर जाऊंगा और उन्हें वहीं मार दूंगा। सैनिकों ने मंत्री की आज्ञा का पालन किया और वहीं रुक गए। मंत्री दोनों को जंगल के अंदर लेकर गया। फिर कहने लगा, राजकुमार मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अच्छा यही होगा कि तुम दोनों लोग इस जंगल को पार करके दूसरे नगर में निकल जाओ। मैंने तुम दोनों को अपने हाथों से गोद में खिलाया है। मैं तुम्हारी हत्या बिल्कुल नहीं कर सकता। भले ही राजा इसके लिए मुझे कोई भी दंड दे, मुझे मंजूर है, परंतु मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा। मंत्री ने बसंत और शीत को एक चादर दिया और वे दोनों अपने आप को चादर में छुपाकर वहां से आगे के लिए निकल पड़े। वापस लौटकर मंत्री ने चमगादड़ों को मारकर उनका खून ले लिया और ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। बड़ी रानी उन चमगादड़ों के खून से नहाकर अपने आप को शांत कर लिया और वह बहुत खुश हो गई कि अब उसके बच्चे ही राजा के उत्तराधिकारी हैं। इधर बसंत और शीत जंगल में चलते जा रहे थे। वे दोनों राजकुमार
अत्यंत कोमल थे। अब उन्हें बहुत भूख और प्यास लग रही थी। तब बसंत ने सीत से कहा कि उसे बहुत प्यास लगी है और वह बहुत थक गया है। थोड़ी देर किसी पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। दोनों भाई एक पेड़ की छांव में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद बसंत सीत से कहने लगा, भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। तब सीत ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी का प्रबंध करता हूँ। सीत पानी लाने के लिए उसी जंगल में एक तालाब के किनारे पहुंच गया और उसने सोचा कि अब वह पानी किस में ले जाए। फिर अचानक से उसे अपने चादर की याद आई। वह अपना चादर ले आया और उसे पानी में डुबोने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि इस चादर में इतना तो पानी आ जाएगा कि इससे मेरे भाई बसंत की प्यास बुझ जाएगी। राजकुमार सीत जिस तालाब के किनारे पानी के लिए गया हुआ था, उस नगर के राजा की मृत्यु हो चुकी थी। राजा को कोई संतान ना थी, उनका कोई उत्तराधिकारी ना था। यह बात मंत्रियों को सता रही थी कि अब राजा का राज्य कौन संभालेगा। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई और सफेद हाथी के पीठ पर सिंहासन रख दिया और उसे ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए भेज दिया जिसके मस्तक पर राज तिलक लगा हो। सफेद हाथी उस इंसान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। सफेद हाथी ने जब राजकुमार सीत को देखा तो उनके माथे पर उन्हें राज तिलक दिखा। राजकुमार सीत को उस हाथी पर बैठा लिया गया और उन्हें उसी नगर ले जाया गया। इधर बसंत सीत का इंतजार कर रहा था। सुबह से रात हो गई, सीत वापस न आया। बसंत सीत सीत कर कर चिल्ला रहा था, परंतु उसकी आवाज सीत नहीं सुन पा रहा था। तभी अचानक से वहां पर एक साधु आता है और वह बसंत की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वह बसंत को अपने साथ पास में ही एक कुटिया में लेकर जाता है और वहां पर उसे खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देता है। उसके फटे पुराने वस्त्र उतरवाकर उसे कुछ नए वस्त्र देता है। उधर राजकुमार सीत सिंहासन पर बैठ गया। उसे कुछ समझ ना आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब मंत्रियों ने उसे सब कुछ सच सच बताया। अब राजकुमार सीत ने इसे अपना भाग्य समझकर गद्दी को संभाल लिया और वह प्रशासन को अच्छी तरह से देख रेख करने लगे। परंतु उन्हें अपने भाई बसंत की याद सताती रहती। वह बसंत की याद में चुप चुप कर रोया करता था। उधर राजकुमार बसंत और सीत के पिता का राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगा। राजा नगर छोड़कर चले गए। अब उनके नगर में खाने के लिए कुछ ना था। वे लोग भीख मांगने लगे। बड़ी रानी और उनके बेटों के कपड़े फटे चिटे होने के कारण लोग उन्हें धुतकार देते थे, उन्हें ठीक से भीख भी ना देते। अब वे लोग भूख से बहुत तड़प रहे थे। एक दिन बड़ी रानी समुद्र के किनारे खड़ी हुई थी। अचानक से लहरों का झोंका आया और उसके दोनों बेटे उन लहरों के साथ समुद्र में बह गए। बड़ी रानी कुछ ना कर पाई, वे पागल सी हो गई। इधर राजकुमार सीत अपने राज्य का संचालन कर रहा था और बसंत उस साधु के साथ उसके घर में रहने लगा। वह उसके लिए जंगलों से लकड़ियां काटता और घर में आकर उसका घर के काम में हाथ बटाता था। इसी तरह समय बीत रहा था।
फिर एक दिन राजकुमारी वसुंधरा के पिता को उनके विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की। आसपास के नगर के राजा उपस्थित हुए और राजकुमारी वसुंधरा को उनमें से एक को अपना वर चुनना था। राजकुमारी वसुंधरा तैयार होने लगी। उन्होंने उस तोते से कहा, तुम मुझे बताओ कि मुझे साज श्रृंगार के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। तोता बनी छोटी रानी ने राजकुमारी वसुंधरा को साज श्रृंगार के बारे में सब कुछ बताया और उन्हें अच्छे से तैयार करने लगी। फिर उसके बाद उस तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो गजमुक्ता धारण करती। गजमुक्ता के बिना श्रृंगार बिल्कुल अधूरा है। यह बात सुनकर वसुंधरा ने अपने सारे साज श्रृंगार उतार दिए और यह घोषणा कर दी कि जो भी राजकुमार उनके लिए गजमुक्ता लाएगा वह उन्हें ही अपना वर चुनेंगी। यह घोषणा सुनते ही सभी राजकुमार गजमुक्ता को लाने के लिए उत्सुक हो गए, परंतु गजमुक्ता आसानी से नहीं मिल सकता था। सभी राजकुमार गजमुक्ता लाने के लिए निकल पड़े। यह बात आसपास के नगरों में हवा की तरह फैल गई कि राजकुमारी वसुंधरा उसी इंसान से विवाह करेंगी जो उनके लिए गजमुक्ता लाकर देगा। सभी राजकुमार गजमुक्ता लाने के लिए समुद्र के पास पहुंच गए। वहां हाथियों के झुंड ने उन पर आक्रमण किया। बहुत सारे राजकुमार घायल हो गए और वहां से अपनी जान बचाकर भाग आए। जब यह बात राजकुमार सीत को पता चली तो उन्हें अन्य राजकुमारों पर बहुत दया आई और वे राजकुमारी वसुंधरा से घृणा करने लगे। वे राजकुमारी के घमंड को चूर चूर करना चाहते थे। उन्होंने राजकुमारी वसुंधरा के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार सीत की विजय हुई और उन्होंने राजकुमारी वसुंधरा को बंदी बना लिया। इधर बसंत एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था। वह उस सन्यासी के कुटिया में रहता था। उसी कुटिया के पास में एक बरगद का पेड़ था। एक दिन बसंत उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उस पर गुल और बुलबुल नाम की दो चिड़िया बैठी आपस में बात कर रही थी। तब बुलबुल ने गुल से कहा, तुम्हें पता है राजकुमारी वसुंधरा ने यह घोषणा की थी कि जो भी उन्हें गजमुक्ता लाकर देगा वह उन्हें अपना जीवन साथी चुनेंगी, परंतु अभी तक ऐसा कोई राजकुमार नहीं आया जो उनके लिए गजमुक्ता लाकर उन्हें दिया हो। यह बात राजकुमार बसंत सुन रहा था। तब उसने दोनों चिड़ियों से कहा कि वह राजकुमारी के लिए गजमुक्ता लाकर देगा। क्या तुम दोनों मेरी मदद कर सकती हो? राजकुमार की बात सुनकर बुलबुल और गुल ने कहा, हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। राजकुमार बसंत ने उन चिड़ियों से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वह गजमुक्ता कहाँ है? तब गुल ने कहा, हाँ, मुझे पता है कि वह गजमुक्ता कहाँ है। तब राजकुमार बसंत कहने लगा कि तुम मुझे जल्दी बताओ, मैं बिल्कुल देरी नहीं करना चाहता और मैं राजकुमारी वसुंधरा के लिए वह गजमुक्ता अवश्य लाऊंगा। तब गुल ने कहा कि क्षीर सागर में एक कमल का फूल है, उसमें एक हाथी रहता है, उस हाथी के मस्तक पर गजमुक्ता है। इसके बाद बुलबुल ने कहा, पहले तुम्हें अपने ये फटे पुराने वस्त्र निकालकर राजवस्त्र धारण करने होंगे
और तुम उस सन्यासी का त्रिशूल अपने साथ ले चलो। राजकुमार बसंत ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि गुल और बुलबुल ने उससे करने के लिए कहा। वह सन्यासी का त्रिशूल लेकर सन्यासी के वस्त्र पहनकर क्षीर सागर की ओर निकल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचते ही उसने देखा कि कमल के फूल के बीचों बीच में एक सफेद हाथी बैठा हुआ है। उसके प्रकाश से चारों ओर रोशनी जगमगा रही है। राजकुमार बसंत उस हाथी की पीठ पर कूद गया और उसकी पीठ पर उस सन्यासी का त्रिशूल रखा। जैसे ही उसने वह त्रिशूल हाथी की पीठ पर रखा, वह हाथी और सागर का पानी वहां से सब गायब हो गया और कमल का फूल बचा। कमल फूल के बीचों बीच में गजमुक्ता की माला रखी हुई थी। तब उस कमल के फूल से आवाज आई, तुम कौन हो? तुम्हारा कौन सा राज्य है? तब राजकुमार बसंत ने कहा, मैं कोई राजा नहीं हूं, मैं तो एक सन्यासी हूं। तब उस कमल के फूल ने कहा, तुम मुझे अपने हृदय में बसा लो और इस गजमुक्ता को अपने सिर पर धारण कर लो। तुम्हारा विवाह राजकुमारी वसुंधरा के साथ ही होगा और इसके बाद तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। राजकुमार बसंत ने उस कमल के फूल को अपने हृदय में धारण कर लिया और गजमुक्ता को अपने सिर पर धारण किया और वहां से वापस आने लगा। तभी उसे पीछे से आवाजें आईं, मुझे भी अपने साथ ले चलो भाई। राजकुमार बसंत हैरानी के साथ इधर उधर देखने लगा, पर उसे कुछ न दिखा। फिर वह आगे बढ़ा, तब फिर से उसे पीछे से आवाज आई, मुझे भी अपने साथ ले चलो भाई। इस बार बसंत ने बहुत ध्यान से सुना। तब उसे पता चला कि वे आवाजें जमीन से आ रही हैं। बसंत ने अपने त्रिशूल से बालू हटाया। तब उसने देखा कि दो सोने की मछलियां जमीन में पड़ी हुई उससे कह रही हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलो भाई। बसंत ने दोनों मछलियों को उठाया और अपने साथ राजकुमारी शकुंतला के महल आ गया। वहां पहुंचकर राजकुमार बसंत को पता चला कि सीत राजा ने राजकुमारी को बंदी बना लिया है। राजकुमार बसंत सीत राजा के महल के लिए निकल पड़ा। इधर राजकुमार सीत शिकार करने के लिए जंगल में गया हुआ था। उस दिन उसे कोई शिकार ना मिला। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक से उसे याद आया कि यह तो वही पेड़ है जहां पर वह अपने भाई बसंत को छोड़कर गया हुआ था और आज तक उससे कभी ना मिल पाया। उसे राजकुमार बसंत की बहुत याद आने लगी। वह उसकी याद में निराश होकर महल वापस लौट आया और चुपचाप अपने कक्ष में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगा। वह 7 दिन तक अपने कमरे से बाहर न निकला। इधर राजकुमार बसंत उसके नगर में आ गया और उसके महल के बाहर सैनिकों ने उसे रोक लिया। तब उसने सैनिकों से कहा कि वह सीत राजा से मिलना चाहता है। सैनिकों ने यह कहा कि राजा अभी अपने कक्ष में हैं, वे अभी किसी से नहीं मिलेंगे। राजकुमार बसंत उस महल के बाहर 7 दिनों तक बैठा रहा। जब राजकुमार सीत अपने कक्ष से बाहर निकले, तब उनके सैनिकों ने राजकुमार बसंत के बारे में बताया। इधर राजकुमार बसंत ने उन सैनिकों को सोने की मछलियां भी दे दी थी ताकि वे उन्हें राजा से मिलने दें। जब सैनिकों ने उन सोने की मछलियों को काटने की कोशिश की, तब उनसे आवाज आई कि मुझे मत काटो, मैं राजा का भाई हूं। दोनों मछलियों ने यही कहा
कि हम राजा के भाई हैं, मुझे मत काटो। जब मंत्रियों ने राजा को बसंत के बारे में बताया तो वह उनसे मिलने के लिए अपने महल के बाहर आए और जैसे ही उसने अपने भाई को देखा तो दौड़कर उसे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। तब राजकुमार बसंत ने उसे सारी बातें बताई और कहा कि राजकुमारी वसुंधरा को छोड़ दिया जाए। सीत राजा ने तुरंत ही राजकुमारी वसुंधरा को छोड़ने का आदेश दिया और अपने भाई को अपने साथ कुछ दिनों के लिए महल में रखा। जैसे ही गजमुक्ता राजकुमारी वसुंधरा को मिल गया, वह राजकुमार बसंत को अपना पति मानने लगी और उनके पिता ने राजकुमार बसंत के साथ अपनी बेटी का विवाह करने का फैसला किया। सीत राजा अपने भाई की बारात बहुत धूमधाम से लेकर राजकुमारी वसुंधरा के नगर में गया। दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से कराया गया। अपने विवाह वाले दिन राजकुमारी वसुंधरा ने अपने तोते को नहलाने का सोचा। जैसे ही वह उस तोते को नहलाने लगी, अचानक से उसका हाथ उस तोते के मत्थे पर पड़ा और उसके मत्थे पर लगी दवाई छूट गई। जैसे ही वह दवाई छूटी, वह तोता एक सुंदर रानी के रूप में परिवर्तित हो गया। राजकुमारी वसुंधरा यह सब देखकर हैरान रह गई। तब उस रानी ने कहा, घबराओ नहीं, मैं एक महारानी हूँ और तुम्हारा विवाह जिस राजकुमार से होने जा रहा है वह मेरा पुत्र बसंत है। मेरे 2 पुत्र हैं, राजकुमार बसंत और राजा सीत। यह सुनकर राजकुमारी वसुंधरा खुशी से झूम उठी और विदाई के समय अपनी डोली में उस महारानी को भी अपने साथ ले गई। जब डोली से राजकुमारी वसुंधरा को उतारा गया तो उनके पीछे एक रानी भी उतरी। उस रानी को देखकर सभी लोग हैरान हो गए। तब राजा को यह संदेशा गया कि राजकुमारी वसुंधरा के साथ एक रानी और आई है, वह दासी तो नहीं प्रतीत होती। यह सुनकर सीत राजा और राजकुमार बसंत उस औरत से मिलने गए। जब उन्होंने देखा कि यह तो उनकी माँ है, तो वे दौड़कर उनके आंचल से लिपट गए। इतने दिनों के बाद अपने बेटों से मिली तो वह भी फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने सारी बातें अपने बेटों को बताई। सीत राजा अपने भाई बसंत, उसकी पत्नी वसुंधरा और अपनी माँ के साथ अपने महल में खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन वे दोनों सोने की मछलियाँ कहने लगी, राजा, हम तुम्हारे भाई हैं। तब सीत राजा यह समझे नहीं। फिर उसके बाद दोनों मछलियों ने सारी बातें राजा को बताई। यह बात सुनकर वे दोनों बहुत दुखी हुए कि उनके पिता पता नहीं कहाँ चले गए। राजा ने सारे आसपास के नगर में यह घोषणा करवाई कि जो भी उनके पिता को ढूंढ निकालेगा वे उन्हें 10,000 सोने की असरफियां देंगे। कुछ दिनों के बाद एक आदमी उनके पिता के साथ आया। राजा ने जब अपनी छोटी रानी को और अपने दोनों बेटों को देखा तो वह उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। छोटी रानी ने अपने पति को माफ कर दिया और दोनों बेटों ने भी अपने पिता को माफ कर दिया। अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। छोटी रानी ने राजा से कहा कि वे बड़ी रानी का भी पता लगाएं, उनके बिना हमारा परिवार अधूरा है। तब राजा ने छोटी रानी को बताया कि बड़ी रानी अब इस दुनिया में नहीं है। यह बात सुनकर सभी को बहुत दुख हुआ।
परंतु अब किया ही क्या जा सकता था। पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।